जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आप सभी को NCERT की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जिसमें हम क्लास 6-7 हिस्ट्री का भी कर रहे हैं। पॉलिटी का क्लास 6 to 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे देख लीजिएगा। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो सिल्क रूट था उस पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा वंश था। तो ये वंश था आपका कुषाण वंश। कुछ शासक इस बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि ये जो रास्ते होते थे इनमें जो यात्रा कर रहे होते थे व्यापारी, वे उनसे कर वसूलते थे, शुल्क लेते थे और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था इन्हें। और इसके बदले में ये इन्हें आश्वासन देते थे कि इन्हें पूरे रास्ते भर में कोई दूसरा व्यक्ति इन पे लूटेगा नहीं या फिर आक्रमण नहीं करेगा। तो इस पे सबसे जो प्रसिद्ध वंश था वो था कुषाण वंश। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी वह बुद्ध चरित रचनाकार कवि अश्वघोष ये कनिष्क के किसके दरबारी थे, दरबारी कवि थे कनिष्क के। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक थी। तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और काली मिर्च रोमन के साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना भी कहा जाता था। इसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्तों से रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में इसके अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिन रोम के साथ हमारा अच्छा व्यवहार था, व्यवहार और व्यापार भी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए पुलकेशिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है, एक ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। ऐहोल जो शिलालेख है वह पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। ये कथन तो सही है। नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया। ये भी सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया था। ये कथन भी सही है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर पुलकेशिन के बारे में पूछ रहा है, तो क्या गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में इनकी मृत्यु हुई थी? ये तो नहीं है, ये तो गलत है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी सत्य नहीं है, बाकी तीन आपके सही हैं। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा। जाट राज्य, तो जाट राज्य जो था वह सूरजमहल 18वीं शताब्दी में शासन किया था। वे जाट सरदार बदन सिंह के पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे? जाट सम्राट बदन सिंह के ये पुत्र थे। वह एक महान नेता थे, महान सेनानी, महान राजनयिक और अपने समय के एक महान राजनेता थे। इस समय पर जो जाट राज्य था वह एक ताकतवर क्षेत्र के रूप में उभरा था।
तो किसके राजा उस समय राजा कौन थे? सूरजमल। ठीक है, याद रखिएगा। 16वीं वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं किसे? 16वीं वित्त आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किया गया है अरविंद पनगड़िया। यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं। अरविंद पनगड़िया जी को 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? तो इनका कार्यकाल रहेगा 2026-27 से लेकर 2030-31 तक। ठीक है, 2026-27 से लेकर 2030-31 तक इनका कार्यकाल रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो केंद्र सरकार ने कुछ वर्षों में जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हैं उनमें सम्मिलित होने के कारण कुछ संगठन हैं जिसके ऊपर उन लोगों ने पाबंदी लगा दी है। तो ये संगठन कौन कौन से हैं? तारीक़-ए-हुरियत, इस पे भी लगा है। जमात-ए-इस्लामी, इस पे भी लगा है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इस पे भी लगा है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, इस पे भी लगा है। तो ऑप्शन डी, ये चारों ऐसे संगठन हैं जिस पे केंद्र सरकार ने पाबंदी लगा दी है क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हैं। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर BR कंबोज, इनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंबोज को यह पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विशेष रूप से योगदान देने के लिए इनको ये मिला है। क्लियर? और यह पुरस्कार उनको किसने दिया है? तो यह पुरस्कार उनको कर्नाटका के जो गवर्नर हैं उनका नाम है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत कर्नाटका के गवर्नर हैं। उन्होंने कुलपति जो हैं या प्रोफेसर कह लीजिए, कुलपति कह लीजिए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो डेजर्ट साइक्लोन ये आपका आयोजन इसका हो कहाँ पे रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है राजस्थान में। राजस्थान में हो रहा है और ये 15 जनवरी को ये समाप्त हो चुका है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जायद फर्स्ट ब्रिगेड के 45 सैनिक भाग ले रहे हैं और ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में सैन्य अभ्यास है। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो भारत 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के बारे में तो ये एक
वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1947 में। इसमें संयुक्त रूप से 24 देश हैं। इसके जो सदस्य हैं वह 24 देश हैं। भारत आखिरी बार 2004 में इस आयोग का सदस्य बना था। तो भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। इसका गठन हुआ है 1947 में। इसके टोटल 24 सदस्य देश हैं और कितने साल के लिए अभी ये सदस्य के रूप में बना है? 4 साल के लिए। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आधिकारिक तौर पर नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख की भूमिका संभाली है। इससे पहले वह पश्चिमी नौसेना के, इससे पहले कहाँ थे? तो ये पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जिसे हम INCOIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथन आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है, ये आपको बताना है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सर्वोच्च संगठन है। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र शामिल है, ने कहा कि जापान के पश्चिम तट पर आए 7.5 जो तीव्रता थी, वह शक्तिशाली भूकंप के बाद भारत में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र पृथ्वी विज्ञान MOES मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तो ये कथन तो सही है, ये आपका सही है। INS सुनामी के संदर्भ में भविष्यवाणी करती है और ये एक नोडल एजेंसी है। तो प्रारंभिक चेतावनी के लिए ये एक नोडल एजेंसी है। तो सिर्फ दूसरा जो कथन है वो आपका सही है, पहला कथन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह एक स्वतंत्र संगठन है और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो परिवर्तन मंत्रालय के तहत नहीं आती, ये किसके अंतर्गत आती है? विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, तो यह पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं, विज्ञान मंत्रालय के अंदर आती है। ये दूसरा कथन आपका सही है कि ये एक प्रभावी चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय हैदराबाद है। ठीक है, तो सिर्फ ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 सही है आपका, बाकी दोनों गलत हैं। आगे बात करते हैं एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जिसे हम एक्सपोसेट के संदर्भ में कौन सा कथन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन आपका सही है। एक्सपोस्ट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है, जो एक्सरे पोलरीमीटर माप के लिए समर्पित है। तो ये तो सही है। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली जो कक्षा है उस पे संचालित रहेगा। तो इसरो ने 1 जनवरी को अपने पोस्ट पोलरीमीटर मिशन एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को 21 मिनट की उड़ान के बाद 650 किलोमीटर की सटीक गोलांतर कक्षा से स्थापित करके सफलता हासिल की थी। ठीक, एक्सपोस्ट दुनिया का दूसरा उपग्रह
आधारित मिशन है जो एक्सरे पॉलीमीटर मापन के लिए समर्पित है। इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था और यह मिशन पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा और इसका जीवन काल 5 वर्षों के लिए होता है। तो इनमें से पूछा है कौन सा कथन सही है, तो कथन पहला आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नासा दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा, ये इसरो। ठीक है, ये सही है। ये 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी के निचली कक्षा में सम्मिलित होगा। ठीक है, 21 मिनट की इसकी उड़ान थी। उसके बाद ये 650 किलोमीटर की सटीक गोलाकार कक्षा में स्थापित कर दिया गया है इसको, 650 किलोमीटर, और ये नासा नहीं इसरो के द्वारा। तो ऑप्शन केवल बी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल बी सही होगा क्योंकि यह मिशन आपका इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, नासा के द्वारा नहीं। निम्नलिखित पर विचार करें और बताएं उपयुक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP समझौता में शामिल हैं। तो वस्तु और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार और ई-कॉमर्स RCEP समझौते में सभी 4 क्षेत्र आपके शामिल हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और म्यांमार के बीच में मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की सुविधाजनक बनाने वाली एक समझौता है, FMR। भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीज़ा की आवश्यकता होंगी। तो वीज़ा आवश्यकताएं FMR का हिस्सा नहीं है, तो ये कथन तो गलत है आपका। भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है। तो FMR के अंतर्गत भारत की सीमा और म्यांमार की सीमा के सिर्फ 16 किलोमीटर के विशेष क्षेत्र ही सीमित हैं। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा, पूरी नहीं, सिर्फ 16 किलोमीटर। और ये दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के लिए सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है, नहीं, ये भी कथन आपका गलत है। यह मुख्य रूप से व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित नहीं था, यह सिर्फ समुदाय को जोड़ने और सीमा संबंधों में सुधार करने को जोड़ने के लिए ये था। ठीक है, तो आपसे पूछा कितने सही हैं, तो सही तो एक भी नहीं है, तो कोई भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन इनमें से सही है। तो पहला है, GST में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वह अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार होते हैं। तो ये बात तो सही है आपका कि GST में जो निर्यातक होता है वह अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करता, लेकिन वह अपने इनपुट पर भुगतान किए गए इनपुट पर कर का रिफंड के हकदार हो सकते हैं। GST केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है, तो ना, ये कथन तो गलत है। GST केवल निर्माण और बिक्री पर ही नहीं बल्कि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर भी लगाया जाता है। GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। तो GST के तहत उनके कर वर्गीकरण में एक कारक है, लेकिन एकमात्र निर्धारक नहीं है। जैसे आर्थिक उपयोगिता हो गया,
विलासिता हो गया, आवश्यकता हो गया, राजस्व समझता हो गया, सामाजिक विचार हो गए, ये सारे चीज़ें इनके कर स्लैब पर प्रभावित करते हैं। तो हम ये कह दें कि सिर्फ आवश्यकता प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब, तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिर्फ एक ही कथन आपके सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश GNO का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये कौन सा संगठन है? ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो सही की बात करें अगर, तो पहला अगर पढ़ें, मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को रोकना है। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ, विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। तो ये कथन तो आपका सही है कि भारत जो है वह मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ, विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मांगता है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को विकसित कर रहा है, ये कथन भी सही है। ये कहना कि इंडिया आउट अभियान जो था उसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय ढांचों को परियोजनाओं को रोकना, तो ये तो गलत हो जाएगा। और भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है, भारत माले में ग्रेटर प्रोजेक्टिविटी विकसित कर रहा है, विकसित कर रहा है, लेकिन पैसे तो इंडिया, हाँ तो आपका दोनों होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है भारत और पाकिस्तान ने, तो बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना था? ना, सुविधाजनक बनाना नहीं था, ये उसके खिलाफ हमले के निषेध पर समझौता कहना था कि इससे पता चले कि परमाणु सुविधा जो है वह हमले के लिए तो नहीं वो रख रहे हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच में आर्थिक व्यवहार को बढ़ावा देना, ना, आर्थिक व्यवहार को बढ़ावा देना कोई नहीं है। ये बस ये देखना कि जोखिम को कितना कम किया जा सके। अगर हमें पता हो कि उनके पास न्यूक्लियर ज़्यादा हैं तो इससे पता चल सके कि कहीं वो हमारे लिए खतरा तो नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो बताइए मिशन सुरक्षा का उद्देश्य दियारा और पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले अवैध कारोबार जैसे शराब निर्माण, अवैध आग्नेयास्त्र निर्माण, अफीम की खेती, अपराध नियंत्रण एवं साथ ही साथ यातायात नियंत्रण और विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बिहार सरकार ने हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में
किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? तो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने इसमें तो ये एक टेनिस बॉल क्रिकेट से संबंधित है। इसका आयोजन नेपाल में किया गया था और इसमें बिहार ने उत्तर प्रदेश को हराकर इस पे खिताब में जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 75 दिन में सभी FIR की जांच पूरी करना है? तो ये जो ई मिशन को बढ़ावा देने के लिए तथा कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो एक चीज़ समझिएगा, बिहार सरकार के द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन चलाया गया है। नेपाल में आयोजित जो इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप था वो बिहार ने जीता उत्तर प्रदेश को हराकर, और हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट बिहार स्थापना कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी बिहार से है। सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा था? तो बिहार में सर्वाधिक मौत का जो कारण है वह है सड़क हादसे, और 2022 के आंकड़ों के हिसाब से बिहार का स्थान 13वां था। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटित किया है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए केंद्र सरकार ने 4,797 करोड़ केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना में के लिए लगभग 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना में चल रही 5 योजनाएं शामिल हैं, जिसमें वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं, महासागर सेवाएं, मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी जिसे ओ स्मार्ट कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो भारत का पहला जो पनडुब्बी पर्यटन है यह गुजरात राज्य में शुरू किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट द्वारका शहर के तट पर एक छोटे से द्वीप बेट द्वारका के आसपास शुरू की गई है। इसके लिए गुजरात सरकार ने MDL मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है और इस प्रोजेक्ट को दिवाली 2024 से पहले शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला पनडुब्बी जो पर्यटन है ये गुजरात ने स्टार्ट किया है, और कहाँ पे? द्वारका तट के पास द्वीप बेट द्वारका के आसपास इसे शुरू किया गया है। और किसके साथ समझौता किया इन लोगों ने? तो इन लोगों ने समझौता किया है MDL मझगांव डॉक लिमिटेड। ठीक है, तो क्लास 6 और 7 और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अप टू डेटेड मिलते रहें क्लासेस की सारी। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और क्लासेस आपके चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, NCERT की थ्योरी क्लासेस चल रही है, करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, तो सारे क्लासेस का फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।